जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिपल टैंक स्टडी करेंगे। तो देखिए, ये रिपल टैंक नज़र आ रहा है। तो व्हाट इज़ रिपल टैंक? एक्चुअली इट इज़ अ डिवाइस जिसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। ये डिवाइस है, इसमें वाटर होता है, वाटर की सरफेस पे वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 1 वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, नंबर 2 उन्हीं वेव्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। ये देखिए वेव्स नीचे उनका इमेज बनता है, फिर इसको स्टडी करना होता है। इसके अंदर कुछ चीज़ें नोट करनी होती हैं। तो बस पहले नंबर पे रिपल टैंक की डेफिनेशन बता दी। अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस वेव्स एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। और सेकंड हम ये देखेंगे कि इसमें क्या होता है। ये रिपल टैंक में ये देखिए रेक्टेंगुलर एक ट्रे है, उस ट्रे में वाटर होता है और उस ट्रे की जो बॉटम है ना यानी लोअर साइड वो ग्लास की बनी हुई होती है। और फिर इस ट्रे की हाइट कितनी है, ये नीचे से हाइट जो है ना इसकी हाफ मीटर होती है यानी 0.5 मीटर। इसको किसी टेबल के ऊपर रखते हैं और इसमें ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ये एक वाइब्रेटर है। ये वाइब्रेटर इसके अंदर जो वाटर होता है उसमें वेव्स प्रोड्यूस करता है। और अगर आप वाइब्रेटर की बात करें तो वाइब्रेटर में क्या है, इसमें ये एक इलेक्ट्रिक मोटर नज़र आ रही है और ये एक वुडन प्लेट है और इसको ऐसे एडजस्ट करना होता है कि ये वुडन प्लेट वाटर को टच करे, जस्ट उसके अंदर डिप ना हो जाए। इट्स लोअर साइड जो है ना इस वुडन प्लेट की, वो जो इस ट्रे में वाटर है जस्ट उसकी सरफेस को टच करे। तो जैसे ही आप इस इलेक्ट्रिक मोटर को इधर से पावर देते हैं ना, यानी इसको टर्न ऑन करते हैं, तो क्या होता है, मोटर जब चलेगी, ये वाइब्रेटर है, इसकी वजह से वुड जो है ना, वुडन प्लेट ये वाइब्रेट करेगी, ये प्लेट वाटर को टच कर रही है, तो फिर वाटर सरफेस के ऊपर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ये आपको लाइंस नजर आ रही है ना, तो ये समझ लें इसके ऊपर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। और ये वेव राउंड गोल वाली नहीं है, यानी सर्कुलर नहीं है, ये स्ट्रेट वेव फ्रंट वाली हैं। इसके ऊपर इस तरह समझ लें वेव्स चल रही होंगी रिपल टैंक के ऊपर। तो अब आप इधर वापस आए ना, तो हमें ये एक लैंप रहता है, ये जो बल्ब ऊपर लगा है ये ऊपर हैंग किया हुआ है। ये क्यों हैंग किया हुआ है? ये इसलिए कि ये लाइट इसके ऊपर इसकी फॉल होगी किस पे, इन वेव्स के ऊपर। इन वेव्स का इमेज बनेगा इस जगह पे, यानी जो इसके नीचे टेबल है उस पे वाइट पेपर रखा हुआ होगा, उस पेपर के ऊपर इस तरह के इमेज बनेगा। इमेज मीन इसके ऊपर लाइंस बनेंगी। तो अब आपको मैंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब लगा है ना इधर, ये क्या करता है, इस ये इधर इमेजेस बनाता है। अगर बल्ब को ऑफ करेंगे तो इधर इमेज नहीं बनेगी। और अगर आप देखें कि इमेज में क्या है, इमेज में तो जस्ट लाइंस लगी हुई हैं। और लाइंस अगर आप नोट करें तो दो किस्म की हैं, एक डार्क लाइंस हैं और एक ब्राइट लाइंस हैं। देखें जी, रिपल टैंक के ऊपर इस तरह जो ऊपर वाले पोर्शन होता है ना पर, उसको क्रेस्ट बोलते हैं। तो क्रेस्ट जहाँ होते हैं ना उधर ब्राइट लाइंस बनती हैं और ये लोअर पोर्शन को क्या कहते हैं, ट्रफ। तो जहाँ ट्रफ होते हैं उधर डार्क लाइंस बनती हैं। तो इस तरह आपको पता चल गया इसके ऊपर ये जो स्क्रीन है ना नीचे लगी हुई, वेव पैटर्न ऑन अ व्यूइंग स्क्रीन, ये व्यूइंग स्क्रीन पे जो लाइन बनी डार्क और ब्राइट, आपको पता चल गया। ब्राइट लाइंस क्रेस्ट की वजह से बनती हैं और जो डार्क लाइंस हैं वो ट्रफ्स की वजह से बनती हैं। और देखें इसकी वेवलेंथ कैसे फाइंड करेंगे। चाहे तो दो ये जो डार्क लाइंस है ना उनके मिड में जितना डिस्टेंस होगा उसको वेवलेंथ कहते हैं। या फिर ब्राइट लाइंस देख लें, एक ये ब्राइट लाइन एक ये, दोनों के मिड में जितना डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ कहेंगे। और ये वो इमेज है जो बना हुआ है टेबल पे नीचे व्यूइंग स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ से आपको ये भी नज़र आ रहा है कि जो वेव फ्रंट है ना वो स्ट्रेट है, यानी सारी स्ट्रेट वेव्स हैं, इसमें सर्कुलर कोई भी नहीं है। तो अब हम इसकी समरी करते हैं। सबसे पहले हमने देखा ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से वेव प्रोड्यूस करते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। दूसरे नंबर पे हमने देखा कि ये इसमें एक रेक्टेंगुलर ट्रे होता है जिसकी हाइट भी बताया हाफ मीटर होती है। और इसी ट्रे की जो बॉटम थी वो किस चीज़ की बनी, ग्लास की। ग्लास की क्यों बनी, सोचिए तो सही। इसलिए कि इसके लैंप की जब लाइट पड़े ना तो वो लाइट उसके अंदर से पास होके नीचे इमेजेस बनाए, इसलिए इसकी जो बॉटम थी ग्लास की बनाई हुई थी। और थर्ड नंबर पे वाइब्रेटर पड़ा, यानी वाइब्रेटर वेव प्रोड्यूस करता है इस वाटर सरफेस पे। और उसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है और उसमें एक वुडन प्लेट होती है जो जस्ट टच कर रही होती है वाटर को, बल्कि वाटर की सरफेस को। और फिर हमने देखा वेव्स कब प्रोड्यूस होती हैं। जैसे ही आप इस वाइब्रेटर को यहाँ से पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो वाइब्रेटर वाइब्रेट करेगा, इसके ऊपर वेव्स बनेंगी और बनेगी किस तरह की, स्ट्रेट वेव्स बनेगी, स्ट्रेट फ्रंट वाली। उसके बाद हमने ये लैंप स्टडी किया, इस लैंप को या बल्ब को हैंग क्यों किया है, ताकि इन वेव्स का इमेज बन सके इस व्यूइंग स्क्रीन के ऊपर। और उसके बाद हमने देखा लाइंस, यानी इस व्यूइंग स्क्रीन के ऊपर लाइंस ब्राइट और डार्क थी। ब्राइट लाइन किस वजह से बनी, क्रेस्ट्स की वजह से, और डार्क लाइन क्यों बनी इसके ऊपर, वो ट्रफ्स की वजह से। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, जो वेव्स है वो किस तरह की होती हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन स्टडी करेंगे।
और इस रिफ्लेक्शन के लिए जब ये वेव्स इधर चल रही होती है ना, तो बल्कि उसके बाद स्टार्ट में चाहे आप इसके अंदर एक बैरियर रखिए। अब क्या होगा, वेव्स जब आके इस बैरियर को हिट करेंगी तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ये समझ लें, ये जो आपके पास ब्लैक लाइन है, ये वाला एक बैरियर रख दिया है और ये जो आपको वेव्स नजर आ रही हैं इसके ऊपर आके लग रही हैं। और इस बैरियर की ये जो लाइन ड्रॉ की हुई है इसको नॉर्मल बोलते हैं। तो ये जो वेव की डायरेक्शन होती है ना, ये जो वेव फ्रंट होता है उसका भी एक नॉर्मल होता है, ये वाला। उसका नॉर्मल जो होता है, वेव की डायरेक्शन वही होती है, ये वाली। तो अब देखें, वेव की डायरेक्शन ये है, उस सरफेस का नॉर्मल ये है, तो ये फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बना दोनों नॉर्मल्स के दरमियान। तो अब आप सपोज कीजिए कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री। अब यहाँ से वेव रिफ्लेक्ट होके इस साइड को आएंगी, यानी देखिए अब ये नॉर्मल था ना, तो अब ये वेव आ रही है नीचे की तरफ। तो अब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी वेव्स रिफ्लेक्ट हो गई हैं। तो ये एंगल भी मैं आपको बता ही देता हूँ, ये भी 30 डिग्री का ही होगा। यानी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो अब ये डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की। देखें, व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम, यानी वन मीडियम वाटर था और अनदर मीडियम बैरियर था, तो व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर अदर मीडियम, यानी वाटर में चलती हुई वेव्स जब बैरियर से पे फॉल हुई तो आपने देखा दे बाउंस बैक, वो वापस चली गई इनटू द फर्स्ट मीडियम, यानी वाटर में ही चली गई। और साथ एक कंडीशन बताई है, सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरह भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स देख लिया रिपल टैंक की हेल्प से। जी स्टूडेंट्स, यहाँ अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि ये जो ट्रे है इसके अंदर वाटर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ जगहों पे इस वाटर की डेप्थ ज़्यादा हो, यानी डीप वाटर हो, और कुछ पोर्शन में इधर वाले में वाटर की डेप्थ कम हो, यानी शैलो वाटर हो, यानी इधर डीप और इधर शैलो करना चाहें, यानी वाटर की गहराई यहाँ कम हो, ये आप कैसे करेंगे? जी, ऐसे नहीं। एक बच्चा ये कह रहा है कि इसके इधर कोई चीज़ रख देंगे, ऊँचा हो जाएगा। ठीक है, इधर से ऊँचा हो जाएगा, ऐसे भी आप इसको शैलो कर सकते हैं, लेकिन फिर वो डेप्थ डीप और शैलो वाटर की, यानी उसके दरमियान कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होगी। हम चाहते हैं कि इधर एक ही जगह से, इधर इस लाइन के उधर डीप हो, इस साइड पे शैलो हो। तो फिर कोई और मेथड बताइए प्लीज़। जी, एक और स्टूडेंट ने कहा कि इसके अंदर वुड जो है ना, वुडन ब्लॉक रख देंगे, लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि वुड रखेंगे ना तो ऊपर से लाइट फॉल होगी तो उसका फिर नीचे इमेज ही नहीं बनेगा। तो फिर मैं ही आपको बता देता हूँ, आपने एक ग्लास का पीस लेना है, यानी शीशे का टुकड़ा, ट्रांसपेरेंट ग्लास, वो इतना कट करके जितना जितना इस ट्रे का साइज है वो आपने इधर इसके अंदर सबमर्ज कर देना है। तो जब ग्लास इधर सबमर्ज कर देंगे ना तो इधर वाटर शैलो हो जाएगा। तो इसको अगर टॉप से देखें, ये लिखा है बाउंड्री बिटवीन डीप एंड शैलो वाटर, ये समझ लीजिए बाउंड्री है। तो ऊपर वाला शैलो वाटर बन गया और नीचे वाला डीप वाटर है। और अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताइए कि वेव की स्पीड इस शैलो वाटर में ज़्यादा होगी या फिर डीप वाटर में ज़्यादा होगी? तो ये कुछ बच्चों ने इधर देख के ही सही बता दिया है, डीप वाटर जो है ना वो फास्टर स्पीड होती है। जहाँ वाटर डीप है, यानी इस बाउंड्री लाइन के नीचे नीचे स्पीड ज़्यादा होगी वेव की, और इस बाउंड्री लाइन से जैसे ही आगे जाएगा, क्योंकि उधर शैलो वाटर है, इसमें स्पीड स्लो हो जाएगी। देखें, एस फॉर शैलो वाटर तो एस फॉर स्लो स्पीड। तो फिर डीप वाटर में फास्ट स्पीड होती है। और फिर ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि यहाँ देखिए, इस वेव और इस वेव के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा 1 लिखा हुआ है। यानी जो डीप वाटर में वेवलेंथ है लैम्डा 1 ज़्यादा है, और इधर वेवलेंथ देखेंगे शैलो वाटर में ये तो कम है, लैम्डा 2। यानी पता चला शैलो वाटर में वेवलेंथ कम हो जाती है। और अब बात आएगी फ्रीक्वेंसी की। आप सोच के बताइए कि फ्रीक्वेंसी वेव की इधर ज़्यादा होगी या इस, सॉरी, हाँ जी, ये यानी F1 डीप वाटर की फ्रीक्वेंसी, डीप वाटर में वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या शैलो वाटर में वेव की फ्रीक्वेंसी? तो सोच लें प्लीज़। इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों वाटर में सेम है, यानी F1 और F2 इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी। ये इक्वल क्यों है? क्योंकि वेव की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटर पे डिपेंड करती है, और क्योंकि वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी तो सेम एक ही है, और उसी वाइब्रेटर से वेव बनी, और यानी वेव की फ्रीक्वेंसी भी उतनी है जितनी वाइब्रेटर की है, इसलिए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती ना डीप वाटर में ना शैलो वाटर में। और आप जानते हैं वेव की स्पीड का फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लेमडा है। तो अब देखिए, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहती है, ये लेमडा कम हो जाता है। इस लेमडा के कम होने की वजह से स्पीड वेव की रिड्यूस हो जाती है,
यानी अब आपको ये पता चल गया कि शैलो वाटर में स्लो स्पीड क्यों होती है। इसलिए कि शैलो वाटर में वेवलेंथ कम हो जाती है, वेवलेंथ लेंथ रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। अब हमने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करनी वेव की, उसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। उसके लिए अब डीप और शैलो वाटर में देखिए ये जो बाउंड्री है ना, वो वेव फ्रंट के साथ एक एंगल बना रही है। यानी इसमें अब इस तरह की ग्लास स्लैब रखनी है जो वेव फ्रंट के बिल्कुल पैरेलल ना हो, उसके साथ एंगल बना रही हो इस तरह से। अब क्या है, उधर वाला पोर्शन डीप है और इस साइड वाला पोर्शन शैलो बन गया। आप ये देखिए, इधर डीप वाटर है और इधर शैलो वाटर है। देखिए डीप वाटर का जो कलर है डार्क और शैलो वाटर का जो कलर है वो है लाइट। और ये है बाउंड्री लाइन, ये मैं लगा देता हूँ सिर्फ इतनी को। ये बाउंड्री है और ये है वेव फ्रंट। तो देखिए वेव फ्रंट और बाउंड्री के दरमियान कुछ एंगल है। और अब यहाँ हम दो चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे। देखिए डीप वाटर में वेवलेंथ इतनी है और शैलो वाटर में वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ तो डिक्रीज हो जाती है शैलो वाटर में, ये आपने पहले ही स्टडी किया। लेकिन यहाँ एक और चीज़ देखना, देखें ये वेवलेंथ तो चेंज हो गई, दूसरे नंबर पे डायरेक्शन। ये दो चीज़ें वेव के लिए चेंज होती हैं। वेवलेंथ आपने देखा शैलो में रिड्यूस हो जाती है और डायरेक्शन को ज़रा नोट कीजिए। ये देखें, ये एरो डायरेक्शन ऑफ वेव को शो कर रहा है और ये एरो देखिए, ये भी ये डायरेक्शन ऑफ वेव। यानी डीप वाटर में डायरेक्शन और है, शैलो वाटर में डायरेक्शन चेंज हो गई। अगर मैं ये बताऊं कि डायरेक्शन जा तो ये सीधी रही थी वेव, लेकिन ये वेव देखिए इसने डायरेक्शन चेंज होके इस साइड को इसने अपनी डायरेक्शन कर ली है। तो अब आप एंगल देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में हमें नजर आ रहा है ज्यादा है क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन स्मॉलर है। और सपोज अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने कहा 40 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम स्मॉलर होगा, लेट वो होगा 35 डिग्री। और अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि वेव की डायरेक्शन होती क्या है, यानी ये क्वेश्चन है। तो बता सकते हैं, बताइए। हाँ, किसी बच्चे ने भी नहीं बताया। चलें, ये था आपका वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट के नॉर्मल ये जो लाइन ड्रॉ की हुई है यानी 90 डिग्री के एंगल पे, ये होती है डायरेक्शन जी। उसके लिए मैंने ये लिखा है डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। यानी ये आपकी डी फॉर डायरेक्शन है, ये है वेव फ्रंट। तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब आइए टॉपिक की तरफ। टॉपिक हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। तो इसका मतलब यही है कि जब वेव एक मीडियम से यानी डीप मीडियम से शैलो मीडियम में एंटर हुई तो वो जा इस डायरेक्शन में रही थी, लेकिन उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। इस डायरेक्शन चेंज करने को रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब डेफिनेशन आप पढ़िए, व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम यानी डीप वाटर एंटर्स इनटू सेकंड मीडियम यानी शैलो वाटर में जाती है एट सम एंगल, तो फिर इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंजेस। आपने देखा डायरेक्शन चेंज होगी, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। जो आपने एट सम एंगल पढ़ा ना, उसका मतलब समझें। ये है डायरेक्शन ऑफ वेव, तो ये है नॉर्मल लाइन। बाउंड्री ये थी, इस बाउंड्री का नॉर्मल। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, वो डायरेक्शन ऑफ वेव और नॉर्मल के दरमियान होता है। तो ये था एट सम एंगल, ये जो इधर आपने पढ़ा ना एट सम एंगल। अब तीसरी प्रॉपर्टी हमने डिफ्रैक्शन स्टडी करनी है। उसके लिए इस रिपल टैंक में दो ऑब्स्टेकल्स आपने रखने हैं इस तरह से कि उनके दरमियान सेपरेशन हो थोड़ी सी, यानी एम्प्टी स्पेस हो, और वो कितनी हो, जितनी वेवलेंथ होगी। हाँ जी, इस तरह से ये एक ऑब्स्टेकल है, ये दूसरी ऑब्स्टेकल, उनके दरमियान में सेपरेशन इतनी जितनी वेवलेंथ। तो वेवलेंथ आपको पता है ये इतनी है, और इनकी सेपरेशन भी तकरीबन उतनी ही रखनी है। ये लैम्डा वेवलेंथ और ये सेपरेशन को मैं डी कह देता हूँ। तो अब इस केस में होगा क्या, देखें ये वाली स्ट्रेट वेव्स आ रही हैं। जैसे ये वेव्स इस स्लिट के पास पहुंचेंगी तो वो यहां से देखें क्या हुआ है। देखें इसका सिर्फ इतना पोर्शन यहां से पास होगा, वो पोर्शन फिर आगे देखिए बड़ी बड़ी वेव, उसके वो जो वेव होगी ना यहां से स्प्रेड हो जाएगी इन ऑल डायरेक्शंस। देखिए इधर को भी आ रही है, इधर को भी और इस साइड को भी। और यहाँ वेव देखिए थी स्ट्रेट वेव फ्रंट वाली, यहाँ वेव बन गई है सर्कुलर, यानी ये सेमी सर्कल बन गया, हाफ सर्कल सारी। और अब इस डायग्राम में देखें, यहाँ वेवलेंथ तो छोटी है यानी लैम्डा तो उतनी है, लेकिन अब ये जो सेपरेशन थी जो मैंने डी कहा आपको, यहाँ से शुरू हो रही है यहाँ तक जा रही है, ये बहुत बड़ी है। तो अब देखिए क्या हुआ है, जस्ट इतना को पोर्शन वेव
जो है ना वो स्प्रेड हुई है, और इधर भी थोड़ा सा पोर्शन साइडों पे, यानी जहां ये ऑब्स्टेकल थी ना उस ऑब्स्टेकल के पास से स्प्रेड हुई है वेव, और इधर और जो बाकी मिड वाला पोर्शन है वहां से स्ट्रेट ही जा रही है। तो यहां से पता क्या चला कि यानी जब ये स्लिट की सेपरेशन बड़ी हो गई डी, तो तब ये जो स्प्रेडिंग है वो कम हो गई, और जब इस स्लिट का साइज वेवलेंथ के करीब था तो तब डिफ्रैक्शन ज्यादा थी। तो अब बात करेंगे डिफ्रैक्शन है क्या चीज। यही डिफ्रैक्शन है कि जब वेव ये वाली इसका एक पोर्शन इधर पहुंचेगा स्लिट में, वो स्लिट से पास होने के बाद स्प्रेड हो जाएगा इन ऑल डायरेक्शंस। दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। तो ये डेफिनेशन है द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स। देखिए बेंड भी होगी स्प्रेड भी होगी, कहाँ अराउंड द शार्प एजेस या फिर कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल या फिर स्लिट्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो ये ज्यादा स्मार्ट कर दी मैंने, द स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन।